क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आप पढ़ लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एक पैरेललोग्राम है ABCD, AB को एक्सटेंड करके E पॉइंट तक ले गए। किस प्रकार ले गए कि AB और BE बराबर है। फिर D पॉइंट को E से कनेक्ट किया और उसने BC को इंटरसेक्ट किया P पे। तो हमें ये बताना है कि जो P पॉइंट है वो BC को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले हम गिवन कंडीशन अच्छे से डायग्राम में समझ लेते हैं क्या है। ये है एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आपको पता है क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ओके, ABCD पैरेललोग्राम है। अब क्या गिवन कंडीशन है, AB को एक्सटेंड किया आगे E तक। किस प्रकार किया कि AB और BE बराबर है, ये दोनों मतलब इक्वल है। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ AB इज इक्वल टू BE, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ AE इज इक्वल टू 2BE। देखिए AE ये पूरा है, इसका आधा है BE, तो AE इज इक्वल टू 2BE लिख सकता हूँ। फिर गिवन कंडीशन क्या है, D पॉइंट को E से कनेक्ट किया और उसने BC को P पे इंटरसेक्ट किया। P पे इंटरसेक्ट किया तो ये BP और PC का रेशियो निकालना है। तो क्या निकालना है, BP अपॉन PC का रेशियो। ओके, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको सॉल्व कैसे करना है अब ये देखते हैं। देखिए, एक प्रॉपर्टी होती है सिमिलर ट्रायंगल्स की, वो हम इसमें देखेंगे एक बार। पहले आपको समझा देता हूँ कि कैसे देखते हैं। मैंने ट्रायंगल लिया ABC। ओके, इसी से मिलता जुलता एक और ट्रायंगल जिसका एंगल, ये एंगल तीनों बराबर हैं, बस साइड थोड़ी बड़ी है, उसको मैंने लिया। आप मुझे बताइए इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या कहेंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, मतलब क्या, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उन दोनों ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उनको प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। इन साइड्स को कैसे लिख सकते हैं, AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF, ये लिख सकते हैं। देखिए AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF, वैसे ही AC अपॉन DF, ये हम लिख सकते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हम देखते हैं। अब जो हमारा गिवन पैरेललोग्राम है उसमें देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसको हम एनलार्ज करके देख लेते हैं। ये ट्रायंगल बन रहा है, ADE बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है, और BPE छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल BPE। तो वही वाली प्रॉपर्टी सिमिलर ट्रायंगल की इसी में मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैं क्या लिख सकता हूँ, AD अपॉन BP इज इक्वल टू AE अपॉन BE। अब आप मुझे बताइए, जो AE है ये पूरी लेंथ मैंने आपको बताया था, ये क्या, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2BE, क्योंकि ये इसका आधा है। तो इसको मैंने क्या लिखा, 2BE अपॉन BE। BE से B कैंसिल, तो बचा क्या, 2 अपॉन 1। तो वैल्यू क्या आई, 2:1। देखिए AD अपॉन BP, AD अपॉन BP, अब BP की वैल्यू क्या आई, अब देखिए इस डायग्राम में ये है आपका AD, ये है आपका BP, इसका रेशियो क्या आया, AD अपॉन BP 2:1। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर AD की वैल्यू 2 है, ये 2 है, तो ये वैल्यू 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका डबल हुआ। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो AD इज इक्वल टू BC, जो कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो AD इज इक्वल टू BC हो गया। तो फिर मैं यहाँ पर BC अपॉन BP लिख सकता हूँ। भाई AD की जगह मैंने BC लिख दिया, BC अपॉन BP, उसकी रेशियो क्या आया, 2:1। इससे क्या पता चल रहा है, BP इज इक्वल टू PC। P जो है वो मिड पॉइंट BC का है, जो P है वो मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या, ये जो रेशियो है वो है 1:1। तो आंसर आ गया आपका। आपको क्या निकालना था, BP अपॉन PC का रेशियो निकालना था। तो आंसर क्या है आपका, 1:1। ओके, द पॉइंट P डिवाइड्स BC इन द रेशियो। ओके, तो मिड पॉइंट है तो क्या होगा रेशियो, 1:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नम्रता's फादर इज नाउ 4 times हर एज। एजेस का क्वेश्चन है ये। इन 5 years ही विल बी 3 times हर एज। इन हाउ मेनी ईयर्स विल ही बी ट्वाइस हर एज। मतलब नम्रता के जो फादर हैं उनकी आज की एज नम्रता से 4 times है, 4 गुना है। 5 साल के बाद नम्रता के फादर की एज नम्रता से 3 times होगी। पूछा ये है कि कितने साल के बाद नम्रता के फादर की एज नम्रता से
2 ईयर्स, ट्वाइस होगी, डबल होगी। ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन फर्स्ट। देखिए गिवन कंडीशन देखते हैं सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि नम्रता के फादर की आज की जो एज है वो है f, नम्रता की जो आज की एज है वो है n। ओके, अब क्या गिवन कंडीशन है, नम्रता के फादर आज नम्रता से 4 टाइम्स ज़्यादा बड़े हैं, मतलब 4 टाइम्स एज है, तो ये क्या हो जाएगा f इज इक्वल टू 4n। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, इन 5 ईयर्स, 5 साल के बाद ही विल बी 3 टाइम्स, तो 5 साल के बाद आप बताइए फादर की एज कितनी होगी, f प्लस 5। ओके, 5 साल के बाद आज की एज f है, तो 5 साल के बाद क्या हो गई f प्लस 5। नम्रता की एज 5 साल बाद क्या होगी n प्लस 5, और गिवन कंडीशन क्या है, 5 साल के बाद जो फादर की एज है वो 3 टाइम्स है, तो ये क्या हो गया इज इक्वल टू 3 इंटू n प्लस 5। अब देखिए ये f इज इक्वल टू 4n जो है, ये वैल्यू मैं यहाँ इस इक्वेशन में रखता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये 4n प्लस 5 इज इक्वल टू 3n प्लस 15। सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। ओके, तो इसके बाद n की वैल्यू क्या आई 10, मतलब नम्रताज टुडेज एज क्या आई 10 ईयर्स। ये वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में रखूँगा तो फादर की एज क्या आएगी 40 ईयर्स, मतलब आज की फादर की एज जो है वो है 40 ईयर्स, नम्रता की एज है 10 ईयर्स। अब हमें निकालना क्या है, कितने साल के बाद फादर की एज नम्रता की एज से डबल होगी, तो मैं मान लेता हूँ कि x ईयर्स के बाद फादर की एज वुड बी ट्वाइस ऑफ नम्रता's एज। देखिए x ईयर्स के बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी 40 प्लस x, क्योंकि आज कितनी एज है 40, तो x ईयर्स के बाद कितनी होगी 40 प्लस x। नम्रता की एज कितनी हो जाएगी 10 प्लस x, और पूछा क्या है द एज विल बी ट्वाइस। ओके, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं x के लिए सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू क्या आई 20, तो आंसर आया 20 ईयर्स। 20 ईयर्स के बाद द फादर्स एज विल बी ट्वाइस ऑफ नम्रता's एज, सो द आंसर इज 20 ईयर्स। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, द एवरेज वेज ऑफ 500 वर्कर्स was found to be 200 rupees. Later on it discovered that the wages of 2 workers were misread as 180 and 20 instead of 80 and 220. The correct average wage is। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 500 वर्कर्स हैं, उन सब की जो एवरेज वेज है, जो एवरेज वेतन है वो 200 रुपये आ रहा है। ओके, लेकिन बाद में क्या पता चला, 2 कोई वर्कर थे, उनकी जो वेज थी वो 80 और 220 की जगह 180 और 20 लिखा गई। 2 वर्कर की वेज गलत लिखा गई एवरेज कैलकुलेट करने में, तो हमें पता करना है करेक्ट वेज क्या है, करेक्ट एवरेज क्या है। देखिए ये जो एवरेज आया है 200, ये डेफिनेटली गलत है, हमें करेक्ट वाला एवरेज वेज निकालना है। ओके, तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं एवरेज का फॉर्मूला। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ वेजेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, यही होता है। हम जो भी टोटल है उसको सम कर लेंगे और नंबर ऑफ वर्कर्स करेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स कितना दिया हुआ है 500 और एवरेज दिया हुआ है 200, जो कि इनकरेक्ट एवरेज है, हमें करेक्ट वाला निकालना है। ओके, तो देखिए इसको वैल्यू पुट करेंगे, सम ऑफ वेज ऑफ 500 वर्कर्स अपॉन 500 इज इक्वल टू 200, ये गिवन कंडीशन है। अब यहाँ पर हमने जैसे देखा 180 और 20 दो अलग गलत वैल्यूज पुट हो गई। इस सम में 500 में से 2 वर्कर्स की जो वेज है वो 180 और 20 है, और एक्चुअली होना कितनी चाहिए थी 80 और 220। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अलग तरीके से, सम ऑफ वेज ऑफ 498 वर्कर्स प्लस 180 प्लस 20। मैंने क्या किया, अलग अलग लिख लिया, सम ऑफ वेज ऑफ 498 वर्कर्स को अलग लिख लिया प्लस 180 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल टू 200। अब मुझे करेक्ट एवरेज निकालना है, तो मुझे सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा, सम ऑफ वेज ऑफ 498 वर्कर्स। 498 वर्कर्स का सम निकालूंगा वेजेस का, उसमें मैं ये दोनों ऐड कर दूंगा, उसके बाद हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका सम निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये 500 ऊपर जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 498 वर्कर्स के वेजेस का सम निकालने वाले हैं हम। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ वेजेस ऑफ 498 वर्कर्स इज 99,800। 498 वर्कर्स का, अब इसमें जो 2 वर्कर हैं जिनकी एक्चुअल वेजेस हैं, एक्चुअल वेतन है 80 और 220 हम ऐड करेंगे। ओके, इसको डिवाइड करेंगे किससे
500 से, क्यों? क्योंकि हमें निकालना है एवरेज। ये हो गया सम ऑफ 500 वर्कर्स 498 प्लस 2 वर्कर्स अपॉन 500, ये आ गया एवरेज इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं इसको, क्या वैल्यू आ जाएगी 200.2, मतलब एक्चुअल एवरेज जो आया वो आया 200.2। तो करेक्ट एवरेज जो आ जाएगा वो आ जाएगा 200.2। 200.2 इज द करेक्ट आंसर, जो करेक्ट एवरेज वेज है। Question number 4. The price of the article is raised by 30% and then 2 successive discounts of 10% each are allowed. Ultimately the price of the article is, देखिए पूछा क्या है इसने, कोई एक आर्टिकल है उसका प्राइस 30% बढ़ाया है, मतलब कॉस्ट प्राइस पे 30% बढ़ाया और 2 डिस्काउंट दिए 10-10% के, तो अल्टीमेटली जो फाइनल प्राइस बचेगा या उसको हम बोलें सेलिंग प्राइस, वो उसका क्या होगा। ओके, 4 ऑप्शंस हैं, तो सॉल्यूशन देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, डिस्काउंट है, इसमें परसेंटेज है। आप कभी भी क्या करना, जब भी आप क्वेश्चन को देख लो, पहले क्वेश्चन में कहीं भी आपको कोई वैल्यू दिख रही है, कोई भी वैल्यू इसमें गिवन नहीं है, ना ही क्वेश्चन में कोई वैल्यू दी हुई है, ना ही आंसर्स में, सब परसेंटेज में चल रहा है। तो इसका मतलब आप कोई भी एक कॉस्ट प्राइस एज्यूम कर सकते हैं। तो हमेशा 100 से स्टार्ट करना सबसे अच्छा तरीका है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ये तरीका है सॉल्व करने का, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस का हो, चाहे डिस्काउंट का हो, कोई भी टॉपिक इस तरीके का परसेंटेज का हो, इस तरीके से सॉल्व करना। हमेशा 100 मान लो, कॉस्ट प्राइस मान ली मैंने 100, ओके, सीपी क्या हो गया 100। अब गिवन अगली कंडीशन क्या दी हुई है, रेज्ड बाय 30%, लिखा है ये आर्टिकल रेज्ड बाय 30%। तो देखिए आपके लिए इजी हो जाएगा 100 पे कोई भी कैलकुलेशन करना, आपको सीधे मालूम पड़ रहा है 100 का 30 कितना होता है, 30% कितना होता है 30, तो बढ़ाया तो कितना हो गया 130। अब इसने क्या बोला, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% ईच, मतलब इस 130 में हम 10-10% की डिस्काउंट करेंगे सक्सेसिव। तो पहला डिस्काउंट करेंगे 130 का कितना होता है 10%, 13 माइनस किया तो कितना आया 117। अब दूसरा डिस्काउंट इस 117 पे करेंगे, तो 117 का 10% 11.7 माइनस करेंगे 100.5। अब इस 100.5.3 को देखिए, 105.3 में आप देखिए जो ये है क्या, एक्चुअली ये है सेलिंग प्राइस, फाइनल प्राइस जो आया, ओके, एसपी है। ये एसपी जो है ये 100 से बड़ा है, ओके, डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ है, लेकिन कितना बड़ा है, तो इसमें हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फाइनली प्राइस क्या आया 5.3। देखिए फ्रेंड्स, आंसर आ गया 5.3%। आपने 100 वैल्यू ली है तो आपके लिए कैलकुलेट करना काफ़ी आसान हो गया है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के आएंगे, और डिस्काउंट के आएंगे, परसेंटेज के आएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, यहाँ पर परसेंटेज चल रहा है, सब कोई वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले 100 एज्यूम कर लेना और 100 पर कैलकुलेशन करना, बड़ी आसानी से आप दिमाग में सॉल्व कर लोगे। ओके, सो आंसर इज इट इज इंक्रीज्ड बाय 5.3%। क्वेश्चन नंबर 5, a hemisphere and a cone have equal bases. If their heights are also equal, then the ratio of the curved surface will be। एक हेमिस्फीयर है, एक कोन है, और उनके बेसिस इक्वल है, उनके हाइट्स भी इक्वल है। हमें क्या निकालना है, दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है उसका रेशियो निकालना है। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात तो ये 3D मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, और इसमें हमें बात करनी है हेमिस्फीयर और कोन के बारे में। तो हेमिस्फीयर और कोन, सबसे पहले हम हेमिस्फीयर की बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हेमिस्फीयर क्या होता है, स्फीयर का आधा होता है, तो ये होगी इसकी रेडियस, और हेमिस्फीयर की जो हाइट होगी वो भी होगी r, सेम होगी। क्यों? क्योंकि ये हेमिस्फीयर जो होता है स्फीयर का हाफ होता है, ये सेंटर होगा, यहाँ से भी रेडियस होगी और यहाँ से भी रेडियस ही होगी, तो इसकी हाइट हो गई r, रेडियस भी हो गई r। ओके, अब कोन की बात करेंगे तो ये, सॉरी, हेमिस्फीयर की रेडियस हाइट r। कोन की बात करेंगे, रेडियस है r, क्यों है r? क्योंकि गिवन कंडीशन है अ कोन एंड अ स्फीयर हैव इक्वल बेसिस। इक्वल बेसिस का मतलब ये होता है दोनों की रेडियस सेम है, और कोन की जो हाइट होगी वो भी क्या होगी, r होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये लिखा है इफ देयर हाइट्स आर आल्सो इक्वल।
तो इसका मतलब ये जो है लेंथ बराबर है, तो h इज इक्वल टू आर हो जाएगा कोन के केस में, तो है ना। अब करना क्या है, दोनों के कर्व सरफेस एरिया को हमें रेशियो निकालना है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हेमिस्फीयर का क्या होता है 2πr² और कोन का क्या होता है πrl, तो रेशियो हो जाएगा 2πr² बाय πrl। बट फ्रेंड्स हमें ये जो स्लैंट हाइट है हमें ये नहीं पता, हमें अगर इस रेशियो को कैलकुलेट करना है न्यूमेरिकल वैल्यू तो l को कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए कोन में क्या होता है, ये होती है आपकी रेडियस, ये होती है हाइट और ये होती है स्लैंट हाइट l। यहाँ पर आपको दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, l² = r² + h²। यहाँ से मैं l की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ क्योंकि r = h है, हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है r = h है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r² और l की वैल्यू क्या आ गई √2r। ये जो √2r है इसको मैं यहाँ पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा 2πr² बाय πr × √2r। इसको हम सॉल्व करेंगे r² से, देखिए r और r गया, पाई से पाई गया और ये 2 का √2 हो जाएगा, तो आंसर क्या आया √2/1। तो वैल्यू क्या है इसकी, कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा √2:1। सो द आंसर इज √2:1। फ्रेंड्स ये वाला जो क्वेश्चन है 3D मेंसुरेशन का, मैं आपको बता दूं ये 2011 से लेकर के 2016 तक लगभग 5 से 6 बार रिपीट हुआ है एज इट इज़। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है तो बस इसको आप ये सॉल्यूशन रट सकते हो, क्योंकि ये होता है क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं एसएससी में, तो आप इसका सॉल्यूशन ज़रूर समझ लीजिएगा, ताकि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ है। बट मैं आपको बता दूं ये 5 से 6 बार आराम से रिपीट हुआ है अलग अलग समय पे, Tier 1 में भी आया है, Tier 2 में भी आया है, तो इसको आप रट सकते हो। ओके सो फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए अभी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और प्रोबेबिलिटी होती है इन क्वेश्चंस की रिपीट होने की। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। अगर आप चाहते हो मैं ऐसे और वीडियो बनाऊं इस तरह के क्वेश्चंस के, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें सर्कल पे क्लिक करके, और उसके बाद एक बेल आइकॉन होता है उसको भी क्लिक करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच।